आइए आज हम लोग 15/9/2022 में प्रथम पाली में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कारक के कितने भेद हैं। क्या है प्रश्न? कारक के कितने भेद? बताइए आप लोग, कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कारक के कौन कौन से भेद होते हैं तो बताइए फटाफट से। कर्ता, कर्म, कर्म नहीं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। अगर आपसे पूछे कि कर्ता का चिन्ह क्या होता है? कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, ठीक है ना। अधिकरण, संबोधन, हे, अजी, अहो, अरे। संबंध का बताइए। अब समझ गए आप लोग। चलिए निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, वाक्य शुद्ध की बात हो रही है ना, तो बताइए वाक्य शुद्ध के बारे में आप लोग को ट्रिक क्या बताए थे हम? क्या गलती रहता है? वचन और उसका सेटिंग अरेंजमेंट। सेटिंग अरेंजमेंट मतलब जैसे कि अंग्रेजी में पढ़े होंगे ना आप लोग कि सब पहले सब्जेक्ट का यूज होता है, फिर वर्ब का यूज होता है, फिर ऑब्जेक्ट का यूज होता है। ये पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? तो ये जो नियम है उसी हिसाब से सेंटेंस को बैठाया जाता है, उसी तरह से हिंदी ही बैठाया जाता है ना। तो अगर सेटिंग अरेंजमेंट गड़बड़ होगा तो उससे भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ के देखते हैं। पंडित नेहरू ने सोचा था स्वतंत्रता मिलते ही भारत की गरीबी का अंत हो जाएगा। तो बताइए ये सही लग रहा है कि गलत लग रहा है? हम लोग अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला ऑप्शन है तब शायद वह अवश्य आएगा। बताइए। गलत है। बिल्कुल बताए थे कि जब शायद होगा तो जब सेंटेंस में या तो शायद होगा या अवश्य होगा, कोई एक होगा, लेकिन यहाँ शायद अवश्य दोनों है, तो इसलिए उस सेंटेंस को जल्दी से आप उसको क्या कर दीजिएगा, काट दीजिएगा। अगला है यह बात कोई को मत कहना। बताइए किसी को मत कहना, यह बात किसी को मत कहना, ये सही रहता है ना। सड़क में भीड़ जुट गई, सड़क पर भीड़ जुट गई ना। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो इसलिए ये आपको क्या है, ये सब अशुद्ध है। बाकी आपको पहला नंबर ऑप्शन। तो बताइए ऑप्शन इज द राइट आंसर ए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। चलिए बताइए तो आप लोग, पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। हम देखिए जैसे हम इनको बोलेंगे, कि बुशरा पहले से कमजोर हो गई। तो बताइए ये बोलने से क्या स्पष्ट हो रहा है? इसका मतलब है कि उनको यहाँ पर कमजोर नहीं होना चाहिए था। ठीक है, हम बोलेंगे कि ये कमजोर हो गई पहले से। तो बताइए ये विरोध, उसके विरोध में है ना? कैसे नहीं विरोध में? क्योंकि इनका एग्जाम आने वाला है और ये पढ़ने में और कमजोर हो जाएगी, तो ये इसका विरोधी बात हो गया ना। अगर हम बोलेंगे कि बुशरा पहले से तेज हो गई है, तो क्या ये विरोधाभास होगा? नहीं, ये नहीं होगा। बात समझ रहे कि नहीं? तो इसलिए याद रखिएगा, इस तरह का सेंटेंस है उसी तरह से मिलता है। देखिए पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है, मतलब आप ऐसा नहीं चाहते थे, मुलायम था ही और हो गया। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये ऐसा जब भी आ जाए तो आप याद रखिएगा कौन सा अलंकार? विरोधाभास अलंकार होगा। ठीक है, तो ये आपको विरोधाभास ऑप्शन इसका हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है आपका कि काव्य के शब्द और अर्थ में चमत्कार ला दे उसे साहित्य में क्या कहते हैं? ये आप लोग परिभाषा पहले ही पढ़े थे। जो काव्य की सुंदरता को बढ़ा दे, जो काव्य की शोभा को बढ़ा दे, उसे क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए इसका नाम है अलंकार। अलंकार का संधि होता है अलम जोर कार। क्या होता है? अलम जोर कार होता है। कहने का मतलब ये है आपको, ये अलंग मतलब होता क्या है? आभूषण होता है। और आभूषण से अगर किसी को सजा देते हैं, मान के चलिए इनकी शादी होगी, है ना, इनके शादी के दिन जिस दिन जो आभूषण से पूरा सजा देंगे, नाक में कान में हर जगह पहना देंगे, तो ये कैसी लगने लगेगी? सुंदर। इनका शोभा और बढ़ने लगेगा पहले से। वही बात है। तो बताइए कविता की शोभा को कौन बढ़ाता है? अलंकार बढ़ाता है। काव्य की शोभा का, हाँ, काव्य की शोभा को कौन बढ़ाता है? अलंकार बढ़ाता है। तो याद रखिए काव्य की, देखिए काव्य के शब्द और अर्थ में जो चमत्कार ला दे, है ना, चमत्कार ला दे, उसे हम साहित्य में क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, परिभाषा है। ठीक है, मुझसे भी आए। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को क्या कहते हैं? देखिए ये काम किस पे कर रहा है? इस प्रश्न से 4 प्रश्न आएगा, 5 प्रश्न आएगा, ध्यान से सुन लीजिए। संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को क्या कहते हैं? तो संज्ञा पदबंध कहते हैं। अगर सर्वनाम के कार्य करने वाला पद समूह होगा तो उसे सर्वनाम पदबंध कहेंगे। अगर विशेषण के कार्य करने वाला पद समूह तो, अगर क्रिया विशेषण का होगा तो क्रिया विशेषण। अब समझ में आ गया? तो कितना क्वेश्चन बना? 4-5 क्वेश्चन बन गया। तो याद रखिए इसको कि संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को क्या कहते हैं? संज्ञा पदबंध कहते हैं। ठीक है, पदबंध के कितने भेद हैं? तो याद रखिए प से पदबंध और प से 5। पदबंध के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं।
है ना। और कौन कौन से वो भी समझ लीजिए, बोलिए। संज्ञा पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, है ना। और इसके बाद आप जो है, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, ये 5 आपको क्या है, पदबंध है। पदबंध के कितने भेद? 5 भेद हैं, ठीक है। दूसरा बात है आपको कि संज्ञा के कार्य करने वाले पदबंध को क्या कहेंगे? पद समूह को। तो पूरा परिभाषा बोलिए आप लोग। संज्ञा के कार्य करने वाले पद समूह को बोलिए। संज्ञा का बाद आप दूसरा जोड़ दीजिए, सर्वनाम के कार्य करने वाले पद समूह को। अगर विशेषण के कार्य करने वाले पद समूह को समझ में आ गया ना अब? तो इसी तरह से आप लोग भी मार दीजिएगा, ठीक है, समझ करके, रटना नहीं है। चलिए देखिए, एक बताए थे हम बैक की क्लास में, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, 12 उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए। बताए थे कि नहीं बताए थे? जिस तरह से दीप जो है जब जलना प्रारंभ करता है तो थोड़ा सा जला हुआ रहता है, थोड़ा सा जला हुआ रहता है, तो पहले उजाला होता है, फिर जब ज़्यादा जल जाता है तो उसके तले ही अंधेरा हो जाता है। तो वही बात आपको है। ये देखिए, बोलने में भी थोड़ा अच्छा लगा है, रहीम का पद है, कहीं ना कहीं टकराएगा आने वाले समय, इसलिए इसको याद ही कर लीजिएगा। जब ये वाला आ जाए, ज्यो रहीम, बोलिए, दीप की कुल कपूत गति सोए, 12 उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए। तो यह आपको जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? श्लेष अलंकार के बारे में एक बात समझिए। श्लेष अलंकार में क्या होता है? श्लेष अलंकार में क्या होता है कि उसमें जो है ना, एक ही शब्द का दूसरा भी अर्थ चिपका हुआ रहता है। वैसे भी श्लेष का मतलब चिपका हुआ होना होता है। श्लेष का मतलब चिपका हुआ होना होता है। तो हाँ, तो आप यहाँ पर याद रखिएगा। फिलहाल इसमें याद रख लीजिए, ये बोलचाल के भाषा में भी आसानी से लोग बोल देता है, तो इसलिए याद रखिए। सेट निकालिए, सेट में से देकर के बोलिए। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, 12 उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए। तो यह जो है, इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। देखिए एक बात बताते हैं, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, मतलब या ऐसा, इसका अर्थ हम सही नहीं बता रहे हैं, हम ठीक बता रहे हैं। सोई का मतलब ऐसा सोच लीजिए कि ऐसा कपूत है कि वह सोया हुआ है। तो सोया हुआ है तो क्या चीज़ से चिपक करके? साइकिल पंक्चर बनाने के लिए गए कभी आप लोग? कैसे बनाता है पंक्चर? सुलेशन लगाता है ना। तो सुलेशन वाला ट्रिक बड़ी याद रख लीजिए कि कपूत सोया हुआ है, कैसे जैसे बिछन्ना में सुलेशन लगा हुआ चिपक गया है, कितना उठाता तो उठवे नहीं करता है, ऐसा सोच लीजिए। तो वो कपूत है, सोया हुआ, उठवे नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए मतलब उठवे नहीं करता, क्यों नहीं उठता है? क्योंकि उसमें सुलेशन लगा लिया है, सुलेशन लगा करके सोया हुआ है। नहीं समझ में आया मेरा बात? जिस तरह से साइकिल के ट्यूब में सुलेशन लगा चिपकाते हैं ना, तो वही बात ऐसा समझ लीजिए। तो बताइए, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, 12 उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए। इसमें कौन सा अलंकार है? याद रखिएगा, इसमें आपको श्लेष अलंकार है, ठीक है। पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है, इसमें ट्रिक क्या बताए थे? जैसे कि जो चीज नहीं होना चाहिए, अब मान के चलो तुमको यहाँ, अभी तुमको मुंबई जाना था, अभी फ्लाइट था, तुम्हारा फ्लाइट था 10:30 बजे। तो यहाँ से तुमको मान के चलो कुछ देर फ्लाइट के स्टेशन पर, मतलब एयर स्टेशन पर, हवाई अड्डा पर जाना होगा। तो तुम कहोगे कि अरे यार, सोचे कि 10:30 बजे गाड़ी है, धूप तो और बढ़ ही गया। तो धूप तो और बढ़ ही गया, तो बताइए आपके विरोध में कुछ हुआ ना? आपके विरोध में धूप हो गया ज्यादा ना, तो विरोधाभास अलंकार होगा कि नहीं होगा? बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो यही बात है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो बताइए, तो एक बार बिना देखे कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, है ना, और इसके बाद है 12 उजियारे करे बढ़े अंधेरो हो। इसमें कौन सा अलंकार? भूलिएगा नहीं ना। पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। चलिए, बहुत अच्छा। आपका अगला प्रश्न है रस सिद्धांत। कौन सिद्धांत है? रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक मतलब समझते हैं आप लोग? प्रवर्तक मतलब क्या होता है? बनाने वाला, देने वाला, ठीक है। जैसे ओम का सिद्धांत है ना, इसके बाद आपको हो गया जो मैक्स प्लांक का सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो ये सब सिद्धांत किसी ने कोई ना कोई दिया है ना। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत। तो वही बात है कि रस सिद्धांत, कौन सिद्धांत है? रस सिद्धांत जो है वह उनके प्रवर्तक कौन है या कौन बनाए? तो देखिए, भरत मुनि है। एक बात बताइए, रसगुल्ला खाए हैं जी?
भोज में किसी को रसगुल्ला खाते हुए देखे हैं? कैसे खाता है? रस गार के। क्यों? रस क्यों गारता है? क्योंकि रस जो रहेगा तो भारी लगेगा पेट में ना, इसलिए याद कर लीजिए कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? भरत मुनि। रस ऐसे रहेगा ना तो भारी लगेगा, इसलिए रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? भरत मुनि थे। बात समझ में आ गया? अगला है, ये प्रश्न बार बार रिपीटेशन हो रहा है। अपलभ नभ नील नयन विशाल, रिपीटेशन होता है कि नहीं? अपलभ नभ नील नयन विशाल, तो बताइए नभ का मतलब गगन, गगन मतलब आकाश, नयन का मतलब नेत्र, आँख, विशाल का मतलब बहुत बड़ा, विशाल का मतलब बड़ा। तो अपलभ नभ नील गगन, देखिए आप लोग हमसे ज्यादा ना, चलिए बोले क्वेश्चन बोले तो आप लोग अपलक है, अपलक है, अपलक नभ नील नयन विशाल, अपलक नभ नील नयन विशाल, गलत बोल रहे हो। अपलक नभ नील नयन विशाल। हाँ फिर से बोलिए, नभ नील नयन विशाल। चलिए बताइए। अपलक नभ नयन, अपलक, सुनिए अपलक ने मत बोलिए। अपलक नभ, अपलक नभ नील नयन विशाल, अपलक नभ नील नयन विशाल। हाँ, अपलक नभ नील नयन विशाल। ठीक है, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज दीजिए, खुश होकर के रहिए, तुरंत याद हो जाएगा। प्रेशर लेके मत पढ़िए, दबाव लेके मत पढ़िए कि अपलक नभ नील नयन विशाल। इसमें अगर आपसे पूछे कि कौन सा अलंकार है तो यहाँ पर है आपको इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका बैक में आंसर था क्या? बताइए क्या आंसर है? यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, इनमें से कोई नहीं दिया है, लेकिन इसका आंसर लिख लीजिए आप लोग रूपक अलंकार। क्या लिखिएगा? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार सभी लोग लिख लीजिए। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। अपलक नभ नील नयन विशाल। प्रश्न नहीं समझ, बोलिए प्रश्न बोलिए। अपलक नभ नील। अब आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? शुद्ध अशुद्ध देख करके आप लोग को थोड़ा गुस्सा भी आता होगा। ठीक है, नहीं तो अशुद्ध वाला में, लेकिन खैर चिंता नहीं करना है, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग पकड़ लेंगे, उस मंजिल को खोज लेंगे जिस मंजिल पर हम लोग को जाना है। तो देखिए पहले बताइए, इसमें अशुद्ध अशुद्ध में क्या क्या चीज गड़बड़ी होती है बताइए? लिंग, वचन और सेटिंग अरेंजमेंट। कारक सारक की भी गलती रहती है, कारक की भी गलती होती है, सही बताया। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। देखिए गया जो है, बताइए अगर आपसे पूछे कि गया किस नदी पर है? गया जो है वो फल्गु नदी पर है, याद रखिएगा। गया किस नदी पर है? गया समझते हैं ना, लोग जो वो मरता है, जैसे एक्सीडेंटल डेथ जो होता है, मतलब अकाल मृत्यु। अकाल का मतलब समय से पहले, या कोई जहर खा के मर जाता है, या कोई आग लगा के मर जाता है, तो उस या एक्सीडेंट होता है, उसको अकाल मृत्यु कहा जाता है। तो उस मृत्यु में उसका आत्मा ऐसा बना गया है, वेद शास्त्र के अनुसार से उसका भटकता है, तो भूत बन जाता है। तो इसलिए उसका आत्मा भटके नहीं, तो उसको गया में जा करके उसका संस्कार किया जाता है, पिंडदान दिया जाता है। वैसे भी जब आपके बाबा दादी सब जो मरे होंगे या अभी नहीं मरे हैं तो मरेंगे, ठीक है, तो वो जो मरेंगे तो उनको अंतिम संस्कार जब तक गया में नहीं दिया जाता है तब तक उनका आत्मा का शांति नहीं मिलता। हाँ, बात समझ में आ रहा है? तो ये बात होता है, इसलिए जो है सो आप आइए प्रश्न पर। गया किस नदी पर जल्दी से बता दीजिए? फल्गु नदी पर है। दूसरा है कि देखिए गया में कई दर्शनीय स्थल देखने के योग्य है, ये बिल्कुल आपको अशुद्ध है। अब क्यों अशुद्ध है बताइए? गया में, चलिए यहाँ पर आपको गड़बड़ी क्या है समझिए। गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, यहाँ पर अगर ये होता कि गया में अनेक दर्शनीय स्थल, मतलब कई को हटा करके अगर अनेक दर्शनीय स्थल रहता तो ये सही हो जाता। तो यहाँ पर अनेक हटा करके कई लगा दिया है, इसलिए कई हटा करके क्या होना चाहिए था? अनेक। तो बताइए कि गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो सही क्या होता? गया में अनेक दर्शनीय स्थल है ना देखने योग्य। अगला है, प्रधानमंत्री जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, ये सही है कि गलत है? सही है। बिल्कुल सही है। धीरे धीरे ध्यान से चलो, सही है ना। यह पुस्तक आपको कहाँ मिली? यह भी सही है। और खासतौर पर बताए थे शुद्ध वाला में आप लोग बोल के देखिए, बोलने से स्पष्ट हो जाएगा कि हम लोग अपने बातचीत के दौरान ऐसे ही बोलते हैं या ऐसे नहीं बोलते हैं। जब लगेगा कि ऐसे ही बोलते हैं तो समझिए शुद्ध वही है, और जब लगेगा कि नहीं ऐसे नहीं बोलते हैं, ये गलत लग रहा है, तो उसका मतलब वो अशुद्ध हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। बताइए आप लोग को बैक के क्लास में पढ़ाए थे वज्र युद्ध, क्या है? वज्र युद्ध कौन सा समास है? जी कुछ बताए थे, क्या बताए थे? बताए थे वो से वज्र युद्ध है ना, और वो से बहुब्री समास है। अगर आपसे एक प्रश्न हम पूछ दें
अगर आपसे पूछ दे कि वज्रा युद्ध में कौन सा मतलब इसका समास विग्रह क्या होगा, है ना, समास विग्रह क्या होगा बताइए, बता सकते हैं आप लोग? इसका हो जाएगा वज्र है आयुध जिसका। क्या होगा? वज्र है आयुध जिसका। वज्र है आयुध जिसका। वज्र है आयुध जिसका। तो बताइए किसका हम बताए? वज्रायुध का क्या बताए? समास विग्रह बताए। आयु जिसका। वज्र है जिसका आयुध। आयुध जिसका, ये इसका हो जाएगा आपको समास विग्रह हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए वज्रायुध कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। बहुत अच्छा। चलिए, तेजस एक्सप्रेस रेल का नाम है। किसका नाम है? रेल का नाम है। तेजस एक्सप्रेस हवा से बातें करती हैं, है ना, इसका मतलब क्या हुआ बताइए तो? बहुत तेज। हवा से बात करते मतलब बहुत तेज चलती है। तो इस वाक्य में हवा से बातें करने का अर्थ क्या है? बहुत तेज दौड़ना। अब जो आप एग्जाम में जाइएगा, इस प्रश्न को बढ़िया से आप लोग देख लीजिए, आप तीनों आदमी, इनका तो ऑफलाइन ही चलेगा। ठीक है, तो तेजस एक्सप्रेस हवा से बात करती है, यहाँ पर आप लोगों को ये आपके लिए क्या हो गया? फालतू। ये फालतू हो गया। तो पकड़ना क्या था? हवा से बातें करना। इसका क्या अर्थ है? बहुत तेज चलना। इसका अर्थ है बहुत तेज दौड़ना। बहुत तेज दौड़ना। बात समझ में आया? बहुत तेज दौड़ना। तो बताइए हवा से बात करना, बहुत तेज दौड़ना। देखिए इसको टाइम पास करने के लिए थोड़ा सा घुमा दिया है कि तेजस एक्सप्रेस हवा से बातें करती है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ? बहुत तेज दौड़ना। बात समझ में आया? चलिए, अगला प्रश्न है आपका 12 में, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ठीक है, फिर से अशुद्ध वाला आ गया आपका। अशुद्ध को अंग्रेजी में हम एरर बोलते हैं, याद रखें। क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। ठीक है, तो तुमने अपनी कलम खो दी, है ना, तुमने अपनी कलम खो दी, ये आपको शुद्ध है। उसने आंख से आंसू उसके आंख से आंसू निकल पड़ा। उसके आंख से आंसू निकल पड़ा। बताइए इसमें क्या गड़बड़ी है? चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या गड़बड़ है। उसके आंख से आंसू निकल पड़ा, तो यहाँ पर अगर हम ये बोलते हैं कि उसके आंखों से, तो आंख और आंखों दोनों में अंतर है। आंख मतलब एक वचन, आंखों मतलब बहुवचन। ठीक है, तो उसके आंखों से आंसू निकल पड़े, ये आपको सही है। बात समझ में आ रहा है? ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर आंख दे दिया है, इसलिए क्या है? गड़बड़ है। क्या होना चाहिए था? आंख का बहुवचन आंखों। आंख का बहुवचन आंखों। चलिए, वह अपने आप चल तो जा रहा है, यहाँ पर सही क्या होगा? वह अपने आप चल तो जा रहा है, इसका सही क्या होगा बताइए? वह अपने आप चलते जा रहा है। हाँ, वह अपने आप चले जा रहा है, ये होना चाहिए। वह अपने आप चले जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ होता कि वह अपने आप चले जा रहा था, ठीक है, तो ये आपको सही हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। वह अपने आप चल तो जा रहा था, ठीक है, ये अच्छा नहीं है। आप बोल के ही खुद देखिए ना, आप ऐसा बोलते हैं कि वह अपने आप चल तो जा रहा था, नहीं। कि ये बोलते हैं ना कि वह अपने आप चले जा रहा था, ये बोलते कि नहीं, तो इसलिए अशुद्ध है। फिर ये अच्छे फल नहीं है, ये अच्छे फल नहीं है। यहाँ पर यह होता कि यह अच्छे फल नहीं। अच्छा फल नहीं है, ठीक है ना, या यह फल अच्छा नहीं है, ठीक है, तो ये आपको सही हो जाता है, लेकिन ये अशुद्ध है। ठीक है, यहाँ आपको प्रश्न जो पूछा जा रहा था कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो अशुद्ध में इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, है ना, कि उसके आंख से आंसू निकल पड़े, ये नहीं होगा, उनके आंखों से आंसू निकल पड़े, यह आपको होना चाहिए था, इसलिए ये आपको क्या है? अशुद्ध है। बाकी जो 3 ऑप्शन है, ए, सी और डी, ये तीनों क्या है? सही है। ये तीनों क्या है? सही है। वह अपने आप चल तो जा रहा था, ये सही है। ये अच्छे फल नहीं है, ये भी आपको सही है। बाय मिस्टेक बता देते कि ये गलत है। अब का अगला प्रश्न है साहित्य दर्पण। क्या लिखा हुआ है? साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के बारे में जरा जानिए आप लोग। साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ का रचयिता कौन है? ठीक है, तो साहित्य दर्पण जो है, इनको लिखा गया है आचार्य, है ना। आचार्य का मतलब क्या होता है? गुरु होता है। आचार्य का मतलब क्या होता है? गुरु होता है। आचार्य विश्वनाथ। ठीक है, आप याद कर लीजिए, साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? आचार्य विश्वनाथ है। ठीक है, साहित्य दर्पण के लेखक कौन है? आचार्य विश्वनाथ है। बात कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब पूरे विश्व के नाथ किसको कहा जाता है? आचार्य विश्वनाथ किस भगवान का नाम है? विश्वनाथ, बैजनाथ, भूतनाथ, महादेव का नाम है। ठीक है, तो विश्वनाथ भी किनका नाम है? महादेव। तो ऐसा याद कर लीजिए कि साहित्य पढ़ेंगे दर्पण में मुंह देख करके। साहित्य पढ़ेंगे दर्पण में मुंह देख करके। क्यों? कोई अगर कहेगा कि आपकी साहित्य मतलब कहानी होता है, किताब होता है, ठीक है, साहित्य का मतलब कहानी समझ लीजिए। कहानी पढ़ेंगे किताब दर्पण में मुंह देख करके। तो आप बताइए, किसी को देखे कि दर्पण में मुंह देख करके कोई किताब पढ़ता है कि नहीं? लेकिन आप
कभी चल जाइए कोई मंदिर मस्जिद में चले जाइए, तो वहाँ पर देखिएगा, मस्जिद में नहीं मंदिर में, कि साधु संत लोग जो होते हैं वो दर्पण में पहले चंदन लगाते हैं और चंदन लगाने के बाद ही वो साहित्य को पढ़ते हैं। तो इसलिए याद कर लीजिए कि हम लोग किस भगवान का मतलब जो है सो ये पूजा पाठ करेंगे तो पहले दर्पण में मुंह देखेंगे, इसका साहित्य पढ़ेंगे, तो विश्वनाथ का, और विश्वनाथ में आचार्य लगा दीजिएगा। ठीक है, तो बताइए साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है? आचार्य विश्वनाथ। हाँ, दूसरा बात कि अगर साहित्य जो है सो दर्पण देकर के पढ़ेंगे तो सबको आश्चर्य लगेगा ना, तो आश्चर्य से आचार्य याद कर लीजिए, वो वाला याद, चंदन वाला बात छोड़िए, बस यही बात है, हम ध्यान नहीं दिए तो उस टाइम। साहित्य दर्पण मतलब साहित्य मतलब दर्पण में देकर के साहित्य पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे तो आश्चर्य लगेगा कि नहीं दूसरे को, इसलिए आचार्य विश्वनाथ। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, यह जीवन क्या है? निर्झर है, यानी कि जीवन की तुलना किससे की है? निर्झर से। ये प्रश्न रिपीटेशन है कि नहीं है? तो यह जीवन क्या है? निर्झर है, यह निर्झर से किया गया है, तो निर्झर का रूप दिया गया है ना, जिस तरह से निर्झर झर कर चलता रहता है आगे, उसी तरह से इंसान का जीवन जो है वह हमेशा आगे की ओर बढ़ता हुआ रहता है। तो वही बात है, जीवन का तुलना किससे किया गया? निर्झर से। तो जीवन का रूप किसको दिया गया है? निर्झर को। निर्झर मतलब क्या होता है? झरना। निर्झर मतलब क्या होता है? झरना। तो इसलिए याद रखिएगा यह जीवन क्या है? निर्झर है। इसमें कौन सा अलंकार है? दीपक अलंकार है। अब आपका ये प्रश्न है, इस पर जरा आप फोकस ज्यादा कर लीजिएगा, क्योंकि आप इससे पहले वाले क्लास में नहीं थे। जब इस तरह का प्रश्न आपके सामने कंप्यूटर पर आए तो आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाइएगा। मतलब इस तरह का जब गद्यांश आपके सामने आए तो डायरेक्ट कहाँ पर जाइएगा? स्क्रॉल कीजिएगा फटाफट से माउस से, क्वेश्चन ऊपर, वो आपको ऊपर चला जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन आ जाएगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाएगा। क्वेश्चन में यदि ग्रामर से कोई आइटम पूछा हुआ है, कोई ग्रामेटिकल आइटम है, तब तो ग्रामेटिकल आइटम, जैसे मान लीजिए आपको पूछ दिया स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, है ना। तो इस तरह से अगर कुछ पूछ दिया आपको, वो तो आपको आता रहेगा। तो हमको क्या जरूरत है? इसको पढ़ना। ये पढ़ेंगे तो आपको घाटा क्या है? टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट करना है आप लोगों को? नहीं करना है। इसलिए हम लोग डायरेक्ट कहाँ पर जाएंगे? क्वेश्चन पर। और किस परिस्थिति में जाएंगे? जब आपके सामने गद्यांश आएगा तब। जब आपके सामने क्या आएगा? तब गद्यांश आएगा तब। नहीं समझिए मेरा बात? जैसे गद्यांश सामने में आएगा तो हम लोग गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट उसके क्वेश्चन पर जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? क्वेश्चन पर। तो देखिए अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ गए, और क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि गद्यांश में वर्णित मतलब वर्णन जो किया गया है, वर्णित प्रसिद्ध नदियां निम्न में से कौन सी है? यानी कि ये पूछ रहा है कि इस गद्यांश में आपको प्रमुख नदी कौन सी है। तो प्रश्न पढ़ने से यह स्पष्ट हो गया होगा कि ये ग्रामेटिकल आइटम है, ये व्याकरण का भाग है, व्याकरण का नहीं है, क्योंकि ये स्पष्ट लिख दिया है कि कहाँ पर, कहाँ पर वर्णित, गद्यांश में। इसका मतलब है कि आपको गद्यांश यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर कोई व्याकरण का भाग रहता तो हम लोग उसको नहीं पढ़ते। बात समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिए चलिए हम पढ़ते हैं प्रश्न में, ये गद्यांश में। और क्वेश्चन क्या बोला आपका कि इसमें, इस गद्यांश में प्रसिद्ध नदियां कौन सी है, कौन कौन सी प्रसिद्ध नदी की चर्चा की गई है। तो आइए पढ़ते हैं इसको। अभी भारत माता को हम नमन करते हैं। नमन का मतलब प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी है। प्रहरी का मतलब पहरेदार, चौकीदार, है ना। उत्तर में जो हिमालय है उनका क्या है? पहरेदार है। फिर लिखा है दक्षिण में हिंद महासागर है। हिंद महासागर मतलब समुद्र है। हिंद महासागर मतलब समुद्र है कि नहीं। और ये उनके चरण को पखारते हैं, मतलब उनके चरण को धोते हैं। किनके चरण को धोते हैं? भारत माता के। किनके? अभी क्वेश्चन पढ़े नहीं है। भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी है, और दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारते हैं। पश्चिम में कच्छ की खाड़ी। पश्चिम में क्या है? कच्छ की खाड़ी है। पश्चिम में कच्छ की खाड़ी, और पूर्व में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा को बढ़ाती है। अब बताइए किस किस नदी की चर्चा हुई? गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, यानी कि इतनी नदी की चर्चा है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न पर। और आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न है कि गद्यांश में वर्णित प्रसिद्ध नदियां निम्न में से कौन सी है। तो बताइए कौन? गंगा, गोदावरी और यमुना। आप लोग चेक कीजिए कि गंगा, गोदावरी और यमुना ये तीनों उसमें है कि नहीं है? है। गंगा भी है, यमुना भी है और गोदावरी। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न को आप लोग याद नहीं करने लग जाइएगा, है ना। ये जो प्रश्न है इस प्रश्न को आप लोग याद नहीं कीजिएगा। ये समझने की चीज थी, गद्यांश किस तरह से आप बनाएंगे, है ना। हाँ बिल्कुल, गद्यांश था तो उसको थोड़ी नहीं याद किया आता है, इसलिए आप लोग इसमें समय इन्वेस्ट नहीं कर लीजिएगा, ठीक है। तो बताएंगे आप लोग कि नीरव
का संधि विच्छेद क्या होगा? और हम आपको कल ही चर्चा कर दिए थे कि नीरम में भले ही 9 दीर्घिकार है, लेकिन जब इसको तोड़ेंगे ना, इसको विग्रह करेंगे ना, तो 9 हर्षिकार नी और विसर्ग हो जाएगा और प्लस लेकर के रब हो जाएगा, यानी कि निह जोर रब, निह जोर रब। किसका संधि विच्छेद है? निह जोर रब। आपका अगला प्रश्न है अनुशासन, और अनुशासन शब्द का विशेषण क्या होगा बताइए? ये भी बैक क्लास में था कि नहीं था? चलिए, अनुशासन का अंग्रेजी क्या होता है? डिसिप्लिन। क्या होता है? डिसिप्लिन। है ना। और जो अनुशासनहीन बच्चा है तो उसको क्या कहते हैं? अनडिसिप्लिन। क्या कहते हैं? अनडिसिप्लिन। अनडिसिप्लिन कहते हैं। और अनुशासन को हम लोग शिष्टाचार भी कहते हैं। बात कुछ समझ में आ रहा है? चलिए, द्रुत विलंबित और सवैया। द्रुत विलंबित और सवैया किस प्रकार का छंद है बताइए? वर्णिक छंद है। ये वर्णिक छंद का जो है आपको क्या है पता है? ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि द्रुत लंबित और सवैया किस प्रकार का छंद है? देखिए, ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण कहा जा सकता है क्योंकि ये रटने वाला है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप याद कर लीजिए, द्रुत लंबित, इधर ध्यान दीजिए ना, द्रुत लंबित और सवैया क्या है? द्रुत लंबित और सवैया, ये आपको वर्णिक छंद है। देखिए, वर्णिक छंद का उदाहरण है, और क्या उदाहरण है? द्रुत लंबित है एगो, और दूसरा क्या है? सवैया है। अब यहाँ पर याद रखिए, जब वर्ण चैप्टर आपको हम व्याकरण में पढ़ाएंगे तो थोड़ा विलम्ब से पढ़ाएंगे ना, क्योंकि वर्ण चैप्टर शुरुआती का चैप्टर है, और शुरुआती का चैप्टर पढ़ाएंगे तो थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाएंगे ना, तो विलम्ब लग ही जाएगा ना। तो जब विलम्ब लगेगा तो विलम्ब कितना दिन लगेगा? 1.25 महीना लग जाएगा। सवैया मतलब 1.25 महीना लग जाएगा। तो जब 1.25 महीना लग जाएगा तो इसलिए याद कर लीजिए, द्रुत विलंबित, बोलिएगा, और सवैया वो किसका एक प्रकार है? अब समझ में आया? ट्रिक क्या बात है, समझ में आए? क्या समझ में आया? जब वर्ण अध्याय पढ़ाएंगे तो थोड़ा विलम्ब से पढ़ाएंगे, तो इसलिए द्रुत लंबित हो जाएगा, विलंबित हो जाएगा, और दूसरा कितना दिन लग जाएगा? इसलिए सवैया। तो बताइए, द्रुत विलंबित और सवैया जो है वो किस प्रकार का छंद है? चलिए, छुछुन्नर, छछुंदर। क्या बोले? छछुंदर। छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, मान चलिए इनके सर पर अगर चमेली का तेल डाल दिया जाए तो इनको शोभा नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि नीच को सुंदर वस्तु की प्राप्ति। कहने का मतलब छछुंदर जो होता है उसको, छछुंदर क्या है? एक छोटा सा कीड़ा है ना। तो उस कीड़ा को अगर चमेली का तेल डालेंगे, कीड़ा की जानवर, मतलब जानवर कहिए, कीड़ा मकोड़ा, जो भी कीट पतंग, जो भी कुछ कह दीजिए, जानवर ही कह दीजिए, ठीक है। तो लेकिन छोटा जीव है ना, वो हम लोग के जैसे तो स्पेशल जीव नहीं है। नहीं। हम लोग के लिए, हम लोग के जैसे स्पेशल जीव है। अपने सब कहीं जाएंगे भी तो साइकिल से नहीं जाएंगे, मोटरसाइकिल से जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग का कुछ लेवल है, कुछ प्रतिष्ठा है, कुछ सम्मान है। लेकिन उस छुछुन्नर का क्या सम्मान है? तो वही बात है। तो छुछुन्नर का बोध यहाँ पर कर रहा है नीच व्यक्ति से, है ना, कम समझने वाले व्यक्ति से, कि छुछुन्नर के सर पे चमेली का तेल शोभा नहीं देता है। लोग बोलते हैं कि बंदर को अदरक का स्वाद पता नहीं चलता है। जो कम जानने वाला इंसान होता है तो लोग बोलता है कि बंदर कहीं जाने गया अदरक का स्वाद। हाँ, जब कोई किसी को कोई फायदा दिए, वो फायदा नहीं ले सका, तो हम बोलेंगे कि छुछुन्नर के सर पे कहीं चमेली का तेल शोभा दिया है। हम लोग बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो वही बात है। तो ये आपको छुछुन्नर वाला बात है, ठीक है। तो छुछुन्नर के सिर पर चमेली का तेल, इसका अर्थ क्या हुआ? नीच को सुंदर वस्तु की प्राप्ति। मतलब कहने का मतलब, इसको जो हम देखिए, इसको हम छुछुन्नर कैसे नहीं कहे, अभी इसको इतना अच्छा से पढ़ा रहे हैं, इसको हो जाता है उल्टी। कह के कहिए पढ़ के आने के लिए, तो पढ़ेगा नहीं, अभी समझाए तो समझेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो वही छुछुन्नर वाला बात है, इसको चमेली का तेल वाला बात है। इसलिए पढ़ो। चलिए, कहती है यो उत्तरा के नेत्र, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण, मानो हो गए पंकज नए। कहने का मतलब यहाँ पर है, पहले कुछ बात आप लोग इसमें अर्थ जान लीजिए। नेत्र का मतलब क्या होता है? चलिए, हिम का मतलब क्या होता है? हिमालय, हिम का मतलब शीतल, बर्फ, ठंडा, है ना। अच्छा,
मानो, अच्छा पंकज का मतलब पहले बता दीजिए। कमल। कमल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, मानो, तो हमने आपको बताया था मानो, जानो, मनु, जनु, मनहु, और इव। निश्चय, इव और जो। ज्यों, इतना चीज रहेगा तो ये आपको उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए अगला है घर बसाना। घर बसाना मान के चलिए कि आप जो है सो कहीं शादी कर लीजिएगा, तो इसका मतलब है कि आपका घर बस गया। बात समझ में आ गया? तो घर बसाना मुहावरा का अर्थ क्या हुआ? विवाह करना। ठीक है। चलिए, रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है। मुस्फी भैया इसको समझ लीजिए तो आपका काम खत्म हो जाएगा। देखिए एक ही बात रखिए, रेखा द्वारा हो या सुरेखा द्वारा हो, किसी के द्वारा हो, द्वारा अगर लगा रहे और अगर वाच्य पूछे क्या मारिएगा? क्योंकि रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है। महत्व यहाँ पर किसका है? रेखा द्वारा। तो रेखा क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है। मेहंदी लगाई जाती है किसके द्वारा? रेखा के द्वारा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो गई। ये नियम ग्रामर का नियम कहता है, लेकिन हम कहते हैं कोई नियम तियम नहीं। आप एक ही चीज याद रखिए कि क्वेश्चन में द्वारा है, आप द्वारा जहाँ जहाँ होगा वहाँ पर कर्म वाच्य मार दीजिएगा। आंख को बंद करके आपका काम सही हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं? वहाँ सुलेखा भी रहे, वुसरा भी रहे, आयशा भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। किसी के द्वारा हो, लेकिन क्या होना चाहिए? द्वारा होना चाहिए। तो द्वारा होगा तो आंसर क्या दीजिएगा? कर्म वाच्य दीजिएगा। चलिए, अलंकार का वह प्रकार है ना जहाँ ऐसे शब्द जिसके एक अर्थ नहीं वरन अनेक अर्थ हो। देखिए कहते हैं कि अलंकार का वह प्रकार है ना, अलंकार का वह प्रकार जहाँ ऐसे शब्द जिसके एक अर्थ नहीं, कहने का मतलब कि एक ऐसा शब्द जिसका एक अर्थ नहीं बहुत ही अर्थ जहाँ पर लिया गया हो, लिया जाता हो, तो उसे कौन सा अलंकार कहेंगे? देखिए एक अर्थ नहीं वरन अनेक अर्थ। मान के चलिए अगर लड़का सोया रहेगा तो हम लोग कोई कहेंगे कि तबीयत खराब है क्या, कोई कहेंगे कि रात में लेट से सोया था क्या। मतलब क्या हो रहा है कि एक ही शब्द का अनेक अर्थ ले रहे हैं ना हम लोग। तो जब एक शब्द का अनेक अर्थ लिया जाए तो समझ लीजिए कौन सा अलंकार? अलंकार। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए कि छुछुन्नर के सर पे चमेली का तेल, इसका मतलब क्या है? चलिए अगला है अविधा। क्या लिखा हुआ है? अविधा लक्षणा की सीमा से बाहर पड़ने वाले अर्थ को जो शक्ति व्यक्त करती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग व्यंजना कहते हैं। देखिए ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण ही कहलाएगा। क्यों कहलाएगा भाई? क्योंकि यह भी एक परिभाषा है। क्या है? परिभाषा। तो बताइए अविधा और लक्षणा की सीमा के बाहर पड़ने वाले अर्थ को जो शक्ति व्यक्त करती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजना। इस प्रश्न सबको ना आप लोग खूब रट रट करके याद कीजिएगा, दूसरा कोई गुंजाइश नहीं है। बात कुछ समझ लेंगे? समझ रहे हैं? चलिए अब है आपका धनहीन में कौन सा समास है? देखिए धनहीन में आपको तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर समास विग्रह उसको करें मतलब तोड़े तो क्या होगा? धन का हीन। धन से हीन। धन से हीन मतलब जो जिसके पास धन नहीं है वो धनहीन हो गया। संस्कारहीन मतलब जिसके पास संस्कार नहीं है। विद्याहीन जिसके पास विद्या नहीं है। तो धनहीन जो है वो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। दूसरा बात एक चीज याद रखिएगा कि तत्पुरुष समास में अंतिम पद जो होता है ना उसकी प्रधानता होती है। क्या बताए हम? तत्पुरुष समास में किसकी प्रधानता होती है? अंतिम पद की। अगर नहीं याद रहे ना तो ऐसा याद रखिएगा कि तत्पुरुष है। तत्पुरुष मतलब पुरुष समझ लीजिए आप। पुरुष शब्द देखिएगा जब जो सब काम खत्म हो जाएगा तो अंतिम में पादिये देता है वो। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए याद कर दीजिए कि तत्पुरुष में कौन किसकी प्रधानता? अंतिम में पाद देगा ना, तो अंतिम में कौन पाद देगा? पुरुष पाद देगा। इसलिए बताइए कि किस समास में अंतिम पद की प्रधानता होती है? तत्पुरुष समास में। अब बताइएगा आप लोग बताइएगा कि किस बात करते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न जो धनहीन के बारे में चर्चा चल रहा था उस पर जरा हम चर्चा करते हैं। धनहीन है आपको तत्पुरुष समास। धनहीन क्या कौन समास है? तत्पुरुष समास है। और जरा आप लोग जानिए इस चारों ऑप्शन को, थोड़ा समास को जानिए
चारों ऑप्शन में कैसे क्या है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है आपको तत्पुरुष समास, पहले उस पर ही जानते हैं। तत्पुरुष समास जो होते हैं उसमें अंतिम पद या उसी को अगर कहे तो उत्तर पद भी हम लोग कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए आप लोग। अंतिम पद को ही क्या कहते हैं, उत्तर पद। उत्तर पद भी कहते हैं। तो उत्तर पद कहे या अंतिम पद कहे, ये आपको किस में प्रधान होगा, तत्पुरुष समास में। हमने ट्रिक भी बताया कि सब काम खत्म होने के बाद अंतिम में पुरुष सब क्या करता है, पाद देता है। इसलिए अंतिम में अंतिम पद प्रधान किस में होगा, तत्पुरुष तत्पुरुष में होगा। अगर वही इसका ठीक उल्टा की बात करें तो प्रथम पद यानी कि पूर्व पद जो प्रधान होता है वो किस समास में होता है, अवयवी भाव समास में होता है। वही अगर हम बात करें बहुव्रीहि की तो बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान होता ही नहीं है। बहुव्रीहि में कोई देखिए, कोई भी पद प्रधान मान के चलिए एक बात, चलिए जो अगर बहू के बात पर चले तो उसका कोई प्रधानता रहेगा, लोग बोल देता है ये इसको जो बहू कहता है वही करता है। तो इसलिए सोच लीजिए कि बहुव्रीहि समास में किस पद की प्रधानता होती है, कोई पद की कोई भी पद की प्रधानता कोई पद की प्रधानता नहीं। अवयवी भाव में प्रथम पद की प्रधानता होती है। अच्छा, वो इसमें तत्पुरुष में उत्तम पद की द्वंद्व समास में बताइए। दोनों पद की प्रधानता होती द्वंद्व तो दोनों, देखिए द्वंद्व में दोनों एक रंग लग रहा है कि नहीं, इसलिए दोनों पद की प्रधानता होती है। वहीं अगर बात करें द्विगु की तो द्विगु में प्रधानता की बात कुछ भी नहीं है, एक ही बात है संख्यावाचक रहता है। क्या रहता है, संख्यावाचक रहता है। ठीक है, ये तक समझ में यहाँ तक आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं, आपको बस हो गया इतना ही जानकारी है समास के बारे में, ठीक है ना। चलिए, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें कौन सा अलंकार है, ये आपको पहले से भी पता होगा। और देखिए इसमें एक ट्रिक क्या है, मधुर मधुर में म आपको रिपीटेशन हो रहा है, बार बार म की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसी वजह से आपको जो है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। हम बताए थे कि जब एक ही चीज का बार बार यूज रहेगा, और क्या चीज का, वर्ण का, किसका, वर्ण का जब यूज रहेगा बार बार तो वो आपको अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए आपका आगे प्रश्न है, मनहु उमगी अंग अंग छवि छल के तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है, तो व्यंजना शक्ति है। कौन सी शक्ति है, हाँ। इस शक्ति वाले एक प्रश्न को आप लोग बस एक बार या दो बार पढ़ करके छोड़ दीजिएगा, इसको याद नहीं करना है। वहीं अगर ये मनहु लगा हुआ अगर अलंकार पूछता तो कौन सा अलंकार होता, उत्प्रेक्षा होता। अब जरा इस प्रश्न को आप लोग देखिए, रगन में कितने लघु और कितने गुरु है। एक चीज पहले आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो डंटा वाला है ना, इसको क्या कहा जाता है, और ये जो एस के जैसे उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसा सोच लीजिए कि देखिए लघु है ना, लघु शंका मतलब समझते हैं क्या होता है लघु शंका, 5 मिनट मतलब कि पेशाब करने के लिए लोग जाता है तो क्या कहता है कि लघु शंका से हम आते हैं। तो देखिए लड़का लोग जो लघु शंका करता है तो कैसे करता है, खड़े खड़े करता है ना। तो इसलिए खड़ा खड़ा जो ये लकीर होगा, डंटा जो होगा, तो इसलिए सोच लीजिए कि खड़ा खड़ा डंटा को क्या कहेंगे, लघु। अच्छा, ये ऐस के जैसे टेढ़ा जो होगा तो उसको क्या कहेंगे, गुरु। तो देखिए आजकल का गुरु सब थोड़ा टेढ़ा होता है ना, बस समझ में आ रहा है। इसलिए याद कर लीजिए कि गुरु जो है आपको क्या है, एस वाला है, और लघु क्या है, डंटा वाला है। अब जरा देखिए पूछा कि रगन में कितने लघु हैं और कितने गुरु वर्ण होते हैं। रगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं। तो देखिए अब बताइए एस वाला को क्या कहेंगे, गुरु। तो गुरु क्या को हुआ, और लघु क्या को हुआ, क्लियर हो गया अब। लेकिन एक चीज और बात याद रखना है, देखिए सब ऑप्शन में 2 गुरु 1 लघु है, इसमें देखिए 2 लघु 1 गुरु है, 2 गुरु 1 लघु है ना। लेकिन आपको रगन का अगर बात पूछे तो रगन में एक खासियत है, इसमें तुमको सीरियल से दिया हुआ है। किसे दिया हुआ है, सीरियल का मतलब क्रम से, पहले गुरु, फिर अंत में भी गुरु, और बीच में लघु। तो ऐसा सोच लीजिए कि आप घर से चले दिल्ली के लिए, या घर से चले आप अपने कॉलेज के लिए, तो एक बार आप जो है मतलब घर से निकले, फिर कहाँ पहुँचिएगा, कॉलेज पहुँचिएगा, उसके बीच में कहीं पर लघु शंका कीजिएगा। तो इसलिए याद कर लीजिए कि जब भी रगन की बात होगी, किसकी बात होगी, रगन की बात होगी, रगन की बात होगी, तो देखिए ये स्कूल, घर से चले स्कूल चले, आप बीच में लघु शंका करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, रगन कहेंगे। क्या कहेंगे, अब बताइए रगन का क्या है, कैसे है बताइए। एक लघु मतलब 2 लघु फिर गुरु, समझ गए, किसका, रगन का ना। चलिए अगर आपसे पूछे ये जो है ISS जैसे जो है,
ISS में मतलब कि एक लघु और दो गुरु। तो ये एक लघु और दो गुरु जो होगा उसको यगन कहेंगे। क्या कहेंगे? यगन। उसको यगन कहेंगे। देखिए अभी कैसे याद रहेगा, यगन को ना आप यज्ञ याद कर लीजिए मन में। क्या याद कर लीजिएगा? यज्ञ। तो देखिए यज्ञ में बैठने से पहले लघु शंका कीजिएगा। जी। और यज्ञ में आपको जो सो होम सब जो करते रहते हैं, कौन करते रहते हैं? गुरु सब करते रहते हैं ना। इसलिए क्या वो गुरु करेंगे? दो गो गुरु करेंगे। कैसे? जो हवन सब जो होता रहता है तो एगो गुरु इधर से रहेंगे, एगो गुरु इधर से, एगो मंत्र पढ़ाते हैं, पूजा पाठ में देखते हैं एगो मंत्र पढ़ाते हैं और दूसरा उसके सामने में पूजा करते रहते हैं जैसे जैसे कहते हैं। तो इसलिए सोच लीजिए कि जब जो हम लोग यज्ञ में बैठेंगे, यज्ञ में तो पहले क्या करेंगे? अरे आप जो पूजा वूजा में बैठते हैं तो पूजा से पहले लघु शंका कर लेते कि नहीं कर लेते हैं? पेशाब पैखाना जो भी होता है नहाने से पहले कर लेते कि नहीं कर लेते हैं? तो वही बात है आपको कि जब यज्ञ वाला में यज्ञ से याद कीजिएगा तो यज्ञ में बैठने से पहले क्या कीजिएगा? पूरा बोलिए लघु शंका। तो लघु शंका से लघु एक हो जाएगा और लघु शंका के बाद फिर दूगो गुरु दोनों बगल से बैठेगा, तो इसलिए दूगो गुरु यानी कि दूगो एस वाला। तो बताइए दूगो याद हुआ। रगन का क्या होगा? ठीक है। यगन का क्या होगा? यगन का मतलब लघु दो गुरु, यघु और दो गुरु। दो गुरु तब एक लघु होगा। भाई आप मेरा ट्रिक ही नहीं है, बात तो नहीं समझे। इतना सिंपल ट्रिक बताया आप कैसे गड़बड़ कर दिए। भाई हम लोगों में होता है ना कि पूजा पाठ में अगर जो नहा लिया मान के चलिए, तो नहाने के बाद यदि वो पेशाब करेगा, यदि वो टॉयलेट करेगा तो वो फिर दोबारा उसको नहाना पड़ेगा तब पूजा में बैठेगा। ऐसा नियम है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप खुद सोचिए, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर यगन है, यगन को क्या बोले? मन में मान लो यज्ञ। और यज्ञ में जो बैठेंगे तो यज्ञ में बैठने से पहले तो पहले लघु शंका कर लेंगे ना, पेशाब साफ कर लेंगे ना। तो इसलिए पहले लघु और फिर बाद में दोनों बगल से दूगो गुरु। नहीं समझे अभी भी बात? अब चलिए अगला है। अगर जो रहेगा पहले लघु बाद में भी लघु और बीच में गुरु, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज? जगन। उसको क्या कहेंगे? कहने का मतलब कोई ऐसा बच्चा है, कोई ऐसा बच्चा है जो पहले को पढ़ने में बहुत कमजोर था, ठीक है। इसके बाद फिर जब तेज बन गया तो गुरु को चाप दिया। तो गुरु को चापा तो किस? दोनों बगल से चाप दिया ना। तो दोनों बगल से आप किसी को कब चापिएगा? जब आप जग जाइएगा। नहीं समझे? या मान के चलिए आपके घर में चोर आया, तो चोर को आप कैसे पकड़ेगा? जब दोनों हाथ से पकड़ेगा दोनों बगल से। नहीं तो एगो गेट बंद कीजिएगा, एगो गेट खुले छोड़ दीजिएगा, तो चोर भागेगा कि नहीं भागेगा? तो इसीलिए याद कर लीजिए जब जगन वाला बात आएगा, क्या आएगा? जगन। तो देखिए जगन वाला में क्या बोले आपको करने के लिए? दो लघु और एक गुरु, दोनों तरफ लघु, एक बीच में गुरु। नहीं याद है तो ऐसे समझिए। ये देखिए ये आपका घर है मान लीजिए, इस घर में दूगो डंटा है ना। जब चोर भागने लगेगा ना तो क्या करेंगे? दोनों गेट पर दूगो डंटा बांध देंगे। नहीं समझ में आया? जैसे गेट है ना तो दोनों डंडा बांधे, जैसे चोर भागेगा तो से गिरेगा के बाद। तो इसलिए यही बात है कि देखिए दूगो डंटा है, आप बीच में गुरु को चाप देंगे, तब मारने लगेंगे गुरु को, अति चोर को पकड़ने लगेंगे, लेकिन बीच में चपा जाएगा कौन? गुरु चपा जाए। दूगो डंटा कहाँ पर रख दीजिएगा? किस में? जगन में, है ना। यगन में बताइए। हाँ अब रगन में, रगन में बताइए। पहले नहीं, पहले हाँ फिर लघु, फिर गुरु। हाँ अब समझ गए आप लोग। दोनों तरफ लघु बीच में गुरु। अरे इसको ट्रिक पर याद रखोगे तो ही याद रखेगा। हम ट्रिक क्या बताए थे? तुम घर से निकले और फिर कहाँ जाना है? कॉलेज। उसके बीच में ना लोग कहीं पर पेशाब पैखाना करेगा, तो इसलिए बीच में लघु शंका करेगा। ठीक है, चलिए एक और समझ लीजिए, आप याद हो जाएगा। ये भी सब में सेट में लगभग लगभग पूछा है। ये जगन तगन मगन नहीं पढ़ते थे, और हम नाइट में क्लियर किए हम इसको। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर देखिए दूगो लघु शुरुए में है। क्रम याद रखना जरूरी है, इसलिए ट्रिक बताते हैं। दूगो लघु शुरू में है और फिर एगो ये सॉरी दूगो गुरु लघु, दो गुरु पहले है, फिर अंत में क्या है? लघु है। तो इसको हम लोग बोलेंगे तगन। इसको क्या बोलेंगे? तगन। तगन बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पर ये भी पहला वाला में क्या है? गुरु। अच्छा दूसरा वाला में क्या है? गुरु। एक मिनट रुक, देखिए पहला वाला में क्या है? गुरु है। दूसरा में क्या है? गुरु। और तीसरा में क्या है? लघु। मान लीजिए कोई बच्चा है, एक बार इस गुरु के पास पढ़ा, फिर इस गुरु के पास पढ़ा। जब दो गुरु के पास पढ़ा ना, तो बात पर जब चलता है तो कहता है कि अरे तू तो बहुत जगह पढ़ लिया, तू तो दो जगह पढ़ा हुआ है। तो एगो सवाल का जवाब दो। क्या बोलेंगे? एगो सवाल का जवाब दो। एक चीज छोड़ दी, वही चीज आप ट्रिक छोड़ दी, तब एगो सवाल का जवाब दो।
क्या बोलेंगे? तब एगो सवाल का जवाब तब एगो सवाल का जवाब दो, यानी कि तो ग न। तब एगो सवाल का जवाब दो। तो ये बात कब बोलेंगे? जब दो गो पहले गुरु के पास पढ़ेगा और तब फिर जो है सो जाकर के लघु वाला बात आएगा, तब हम बोलेंगे तगन। समझ में अब आया? तो एक बार हम पूछते हैं आप लोगों से, बताइए जवाब। ठीक है, तो बताइए रगन क्या बताइए आप? रगन दोनों तरफ से। रगन नहीं याद रहे तो र से रामकृष्ण कॉलेज हुआ ना, राधा कृष्ण कॉलेज हुआ ना। हम बता। हाँ? बताइए रगन का। रगन का दोनों तरफ गुरु, बीच में लघु। ठीक है, अब बताइए तगन का। तगन का लघु तब दोनों गुरु, दो गुरु। लघु पहले दो गुरु, पहले दो गुरु। सब के सब गड़बड़ कर दिए। हम कब बोलेंगे कि तब बोलो? कब बोलेंगे? पहले दो गुरु के पास जाएगा तब ना। तब एक बार क्या ट्रिक सुनते हैं आप लोग? क्या ट्रिक दिमाग में रखते हैं आप लोग? ये बताइए मुझे। ट्रिक जो अभी बताया इतना समय देकर के, क्या ट्रिक रखे आप लोग माइंड में? चलिए छोड़ दीजिए, अपना याद करते रहिएगा आप लोग। चलते हैं, अगला प्रश्न है, राहुल ने मेहनत की होती तो अवश्य अच्छा परिणाम मिलता। देखिए क्या कर रहा है, ये संकेत दे रहा है, ये संकेत दे रहा है कि राहुल ने मेहनत की होती है ना, तो वह अवश्य अच्छा परिणाम मिलता उसे। तो ये संकेत दे रहा है। ये हम लोग किसी को जब बताते हैं तो क्या बोलते हैं कि देखो फलाना आदमी फेल कर गया है, तुम भी अच्छा से पढ़ो तो कहूँ फेल नहीं कर जाते। ये संकेत हुआ। लेकिन वहीं पर आता कि तुम पढ़ोगे तो, तुम परिश्रम करोगे तो पास करोगे, तो यहाँ पर संबंध वाला बात रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है कि राहुल ने मेहनत की होती, अगर वो किया होता तो अवश्य अच्छा परिणाम मिलता। यहाँ पर कौन सा वाक्य है? तो इस संकेत वाचक, यहाँ पर संकेत मिल रहा है। अगर तुम रोड के किनारे किनारे गए होते तो तुमको ठोकर नहीं लगता। ये क्या है? संकेत। संकेत वाचक हुआ। अगर तुम चलोगे तो दौड़ पास करोगे, कौन हुआ? संकेत। नहीं, संकेत नहीं हुआ। तुम चलो, ये संबंध जोड़ दिया ना, दौड़ेगा तो पास करेगा, ये संबंध हुआ। बात समझ रहे कि नहीं? चलिए अब है आपका लास्ट प्रश्न है, पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? ये भी प्रश्न आया था, पम जोड़ चम, पम जोड़ चम, पम चम नहीं, तो पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पम जोड़ चम होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब